तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आप तमाम लोग का स्वागत है प्रखर की कहानी के इस नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। और आप सबके आशीर्वाद और प्यार से हमारी यूट्यूब की जो फैमिली है काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल रही है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जो आपके सजेशंस, जो आपके कमेंट्स हैं, वो हमें बताते रहिए। तो आते हैं सीधा आज की कहानी के ऊपर। तो आज की कहानी एक ऐसे मर्डर के बारे में है, और मर्डर भी कहना इसे गलत होगा, क्योंकि मर्डर तो नॉर्मल ही था, लेकिन मर्डर के बाद उस लाश के साथ जो कुछ होता है, जो बर्बरता दिखाई जाती है, वो आज तक के क्राइम के इतिहास में इससे पहले हुआ नहीं था। और इस हत्या के लगभग 10 साल बीतने को है, लेकिन 10 से 12 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक शायद, हाँ, कल एक न्यूज़ ऐसी कोई आई थी जिसके बारे में मैं, हो सकता है प्रॉब्लली आपको कल या परसों में इसकी घटना के बारे में पूरी कहानी सुनाऊं। लेकिन इन 10 से 12 साल के इतिहास में अभी तक ऐसी कोई घटना आई नहीं थी। जो एक आई है वो परसों आई है, जिसके बारे में हो सकता है कल या परसों मैं आपको कहानी सुनाता हूँ पूरी रिसर्च करके कि क्या हुआ था। लेकिन जिस समय ये घटना 2010 में हुई थी, उस समय इस घटना की वजह से उस पूरे शहर के लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि इस घटना में इतनी बर्बरता, इतनी विवस्त्रता दिखाई गई थी कि एक पूरे शहर, उस शहर की पूरी पुलिस, जो फॉरेंसिक टीम थी, सबके रातों की नींद उड़ गई थी इस घटना को सुनने के बाद। और ये घटना काफ़ी मीडिया में चर्चा का विषय भी बनी रही, देश विदेश, यहाँ तक कि जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल थे, जो फॉरेन के न्यूज़ चैनल थे, उसने भी इस घटना को कवर किया था, क्योंकि ये घटना अपने आप में इंसानियत को झकझोरने वाली घटना थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 में, जब डॉक्टर राजेश गुलाटी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने अनुपमा गुलाटी से शादी की। क्योंकि अनुपमा गुलाटी राजेश को काफ़ी पसंद होती है, दोनों में प्यार भी हो जाता है और लव मैरिज होती है। दोनों काफ़ी पढ़े लिखे, परिवार में भी किसी को दिक्कत नहीं थी, तो दोनों की शादी हो जाती है। अब चूंकि लव मैरिज था, दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर अनुपमा भी एमसीए कर चुकी थी, इधर राजेश भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पढ़ाई लिखाई में, चूंकि साल 1999 में पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व आज भी है, लेकिन उस समय इंजीनियर्स और ऐसी हायर स्टडी की महत्व कुछ ज़्यादा थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। तो इसीलिए वजह से इन दोनों को यूएस से एक जॉब का ऑफर आता है, और ये दोनों कुछ टाइम बाद यूएस चले जाते हैं और कई सालों तक वहीं रहते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। इधर घर परिवार में भी काफ़ी नाम की लड़का इंजीनियर है, अमेरिका में रहता है, लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी। तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था, और फिर अचानक से इन लोग का वहाँ मन नहीं लगता है कई साल काम करने के बाद, और ये लोग 2006 में चले आते हैं इंडिया। इंडिया आने के बाद इनको जुड़वा बच्चे भी होते हैं। एक तरफ और खुशी की बात, लव मैरिज शादी, घर में जुड़वा बच्चे, मतलब परिवार काफ़ी खुशी खुशी रह रहा है। कोई गम की वजह नहीं, समाज में इज्जत, पढ़ा लिखा परिवार, पैसों की कमी नहीं। और ये लोग 2006 के बाद इंडिया में ही रहने का फैसला करते हैं, और इंडिया में ही जो राजेश था वो जॉब करने लगता है कोलकाता जाके। और जॉब कर कुछ दिन कोलकाता जॉब करता है, फिर चला आता है, फिर उसके बाद ये लोग दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ जॉब करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से 17 अक्टूबर 2010 में अनुपमा गुलाटी, जो राजेश गुलाटी की पत्नी थी, अचानक से गायब हो जाती है। और बच्चे, घर में दो छोटे छोटे बच्चे, अचानक से माँ गायब। अब बच्चे पापा से पूछते हैं कि मम्मी कहाँ गई। पापा कहते हैं कि मम्मी का मुझसे झगड़ा हुआ, अचानक से गुस्सा होकर कहीं चली गई, तुम लोग परेशान रहो, मम्मी आ जाएंगी कुछ ही दिन में, कुछ ही टाइम में या फिर कुछ ही दिन में आ जाएंगी। अब अपने आप में थोड़ा सा बच्चों को हैरान करता है कि मम्मी कहाँ गई है, लेकिन बच्चे छोटे थे, पापा जो बता देते हैं बच्चे मान जाते हैं, और कई दिन बीत जाते हैं। अच्छा, उस टाइम पे साल 1999 में मोबाइल फ़ोन्स और ये इंटरनेट वगैरह इतने सस्ते नहीं हुआ करते थे। लोग अपने घर वालों से या फिर अपने रिश्तेदारों से हफ्ते में या फिर 15-15 दिन पे बात करते थे। तो इस घटना के काफ़ी दिन बीत जाते हैं, अनुपमा का कुछ पता नहीं, और राजेश को भी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं हुई। वो कहता है, बच्चे जब पूछते हैं तो कहता है कि गुस्से में कहीं चली गई हैं, अभी आ जाएंगी कुछ दिन में। ऐसे ऐसे करते 15 दिन बीत जाते हैं इस घटना को। और इधर अनुपमा के मायके वाले फ़ोन करते हैं, फ़ोन राजेश उठाता है, क्योंकि अनुपमा का फ़ोन स्विच ऑफ होता है, फ़ोन राजेश उठाता है। राजेश से जब पूछा जाता है तो उनको भी यही बात बताता है कि अनुपमा गुस्से में कहीं चली गई है और शायद कुछ दिनों में आ जाएगी। हालांकि उन्हें भी बात, चूँकि काफ़ी पढ़ी लिखी महिला भी थी, तो बहुत बड़ी बात नहीं लगती। उन्हें लगता है कि शायद कहीं घूमने फिरने चली गई होगी, आ जाएगी। फिर एक बार वो बात आगे बढ़ जाती है, टल जाती है। फिर लगभग 10 दिन बाद अनुपमा के मायके वाले फ़ोन करते हैं, चूँकि अनुपमा का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ। फिर फ़ोन करते हैं, फिर राजेश वही बात बोलता है कि तब से आई ही नहीं है और गुस्से में पता नहीं कहाँ चली गई है। अब ये बात बेहद चौंकाने वाली कि जिसकी पत्नी गायब हुई हो और वो इतना नॉर्मल सा रिएक्शन दे रहा हो कि आ जाएंगी।
तो ये बात अनुपमा के माँ बाप को थोड़ा सा खटकती है और वो अपने बेटे को भेजते हैं कि जाओ और मामले का पता लगाओ कि बात क्या है और वो कहाँ गायब हुई है। तो इस घटना के लगभग 56 दिन बाद अनुपमा का जो भाई था वो देहरादून आता है और अपने जीजा, अपने जो बहनोई हैं, उनसे पूछता है कि दीदी आखिर गई कहाँ और इतने दिन से बात क्या है, वो आई भी नहीं, आप पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। तो राजेश उन्हें समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं, अब इधर इधर मैं पुलिस कंप्लेन करूं और उधर तुम्हारी दीदी या फिर मेरी जो पत्नी है अनुपमा वो आ जाए तो फिर समाज में भी हमारी बेइज्जती होगी कि इधर हम पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, उधर वो आ जा रही है। तो इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं किया और तुम परेशान न रहो, अनुपमा कुछ दिन में आ जाएगी। लेकिन ये बात जो अनुपमा का भाई था उसे कुछ हजम नहीं होती कि दीदी इतने लगभग 3 महीने होने को हैं, माफ़ कीजिएगा 2 महीने होने को हैं और गायब हैं और आई नहीं और ये कह रहे हैं कि आ जाएंगी। तो जिद पे अड़ जाता है कि नहीं चलो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएंगे। राजेश उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि नहीं जाने तो, कोई मतलब नहीं है, अनुपमा आ जाएगी आ जाएगी। लेकिन उसका जो भाई है, प्रधान नाम था उसका, प्रधान जिद पे आ जाता है और कहता है कि नहीं चलो FIR करेंगे, हम मिसिंग रिपोर्ट लिखाएंगे। तो राजेश कहता है कि चलो ठीक है लिखाते हैं, लेकिन तुम अभी अभी आए हो तो रुको मैं नहा लेता हूँ, तब तक तुम पानी वानी पी लो और फिर नहा वहा के चलते हैं। और फिर वो अपने बच्चों से कहता है कि मामू को पानी दो और खुद नहाने चले जाता है। अब जब राजेश नहाने जाता है तभी इधर प्रधान के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज अनुपमा का था। जो फोन लगभग 56-57 दिनों से स्विच ऑफ था उसका अचानक से स्विच ऑफ खुलता है और इधर राजेश के, माफ कीजिए, प्रधान के मोबाइल पे मैसेज आता है, अपने भाई के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि भैया आप परेशान मत होइए, मैं कहीं बहुत दूर चली गई हूँ और मुझे खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। एग्जैक्ट यही मैसेज आता है। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद प्रधान और चौंकता है कि जो फ़ोन 56-57 दिन से स्विच ऑफ और हम लोग इतने परेशान हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा हो, अचानक से जब मैं पुलिस कंप्लेन करने की बात करता हूँ तो दीदी का फ़ोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन होता है और ऐसे मैसेजेस कर रही हैं दीदी। तो अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात थी और उस प्रधान को ये बात कहीं ना कहीं चौंकाती है और उसे एक तरह से अपने जीजा पे ही शक होता है कि मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ, ये बात तो मेरे जीजा को ही पता है और अचानक से फिर जैसे ही जानते हैं कि मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसा मैसेज आता है। तो इस बात पे उसे थोड़ा सा अपने जीजा पे डाउट होता है और वो एकदम जिद पे आ जाता है कि अब तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे ही करेंगे। और फिर ये लोग पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं, जो वहाँ का नज़दीकी थाना था उसमें रिपोर्ट लिखाते हैं और बताते हैं कि 56 दिन से मेरी दीदी गायब है। राजेश कहता है मेरी पत्नी गायब है, झगड़ा हुआ था, अरे सी बात हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो आ जाएगी। अब पुलिस को भी थोड़ा सा, चूँकि उस समय ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी और MCA पढ़ी लिखी औरत, तो पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और इस मामले को बहुत सीरियस लेती है और उन दोनों से कहती है कि आप लोग घर जाइए, अभी हमारी एक टीम आपके घर आएगी और आपसे डिटेल में जो फोटोज़ और बाकी जानकारी वो आपसे डिटेल मिलेगी और आपके घर के आसपास भी पड़ोसियों से पूछताछ करेगी। अब इतना पुलिस के कहने के बाद ये लोग घर चले आते हैं और जैसे इस रिपोर्ट के 2 घंटे बीतते हैं पुलिस की एक टीम इनके घर आती है और घर आने के बाद इनसे वही फोटोज़ और पूछती है कि आपको किसी पे शक है या फिर इसका किसी से झगड़ा हुआ था या फिर क्या हुआ था, पूरी घटना की जानकारी लेती है। बच्चों से भी पूछताछ करती है कि उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली, जो भी जानकारियाँ मिलती हैं उसे एक तरह से नोट करती है और जाने लगती है। जब पुलिस वाले पूरी जानकारी, पूरी जो सूचनाएं थी, जो जानकारियां अड़ोसी पड़ोसी बच्चों से और राजेश से मिल सकती थी, उसको लेके जब जाने लगती है तभी अचानक एक पुलिस वाला देखता है कि घर में एक डीप फ्रीजर रखा हुआ है। अब अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात कि एक इंजीनियर है, उसके घर में एक फ्रिज भी रखा हुआ है और एक डीप फ्रीजर रखा हुआ है। क्योंकि आमतौर पे आप भी जानते हैं कि डीप फ्रीजर ऐसी दुकानों में रखा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हो या फिर पानी वगैरह ठंडा करना हो। किसी घर में डीप फ्रीजर का होना, वो भी एकदम नई अवस्था में, उस पर देखता है कि ताला भी बंद है, अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात उसे लगती है। वो अपने सीनियर को आंखों में इशारा करता है कि ये डीप फ्रीजर क्यों रखा है और फ्रीजर पे ताला, फ्रीजर एकदम ऑन भी है, ऑन होने के बाद फ्रीजर पे ताला बंद है। सीनियर भी जब देखता है, सीनियर ऑफिसर, उसे भी एक बात एकदम चौंकाने वाली लगती है कि एक घर में, एक इंजीनियर के घर में एक डीप फ्रीजर रखा है, फ्रीजर में ताला बंद है, फ्रीजर ऑन है और एक फ्रिज भी रखा हुआ है। अब जब फ्रिज है तो फ्रीजर का क्या काम, डीप फ्रीजर का क्या काम एक इंजीनियर के घर में, इनका तो कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं है। तो इस फ्रीजर के बारे में वो राजेश से पूछता है पुलिस वाला कि आपने फ्रीजर क्यों रखा है, और जैसे ही वो पूछता है कि
फ्रीजर क्यों रखा है? राजेश का जो हाव भाव था, जो अब तक सभी सवालों के एकदम नॉर्मल जवाब दे रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस से बता रहा है, वो थोड़ा सा उसका जो लहजा है वो लड़खड़ाने लगता है। अब पुलिस वालों की निगाह काफी फारखी होती है, उन्हें लग जाता है कि इस डीप फ्रीजर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से राजेश जो है थोड़ा सा घबरा रहा है, थोड़ा सा चौंक रहा है। तो कहते हैं कि इस फ्रीजर को खोलो, हमें देखना है क्या है। तो कहता है, राजेश कहता है कि नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। आमतौर पे राजेश जो था वो क्वेश्चन से ज़्यादा वो सफाई देने में लग जाता है, उत्तर से ज़्यादा सफाई देने लगता है कि इस फ्रीजर में कुछ है नहीं। पुलिस वाले भी जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें देखना है इस फ्रीजर में क्या है। और जब जब जिद करते हैं पुलिस वाले, तो कहता है कि इसकी जो चाबी है, जो ताले की चाबी है, वो अनुपमा ही रखती है। और उसका जो लहजा था वो काफ़ी चौंकाने वाला, काफ़ी अजीब ढंग से घबरा के वो बर्ताव कर रहा था। जो अभी तक इतने कॉन्फिडेंस में सारे आंसर दे रहा था राजेश, उसका जो लहजा था वो एकदम कांपने वाला हो जाता है। अब पुलिस वाले इस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमको देखना है और तुम चाबी लेके आओ, नहीं तो हम ताला तोड़ देंगे। जब पुलिस वाले जिद पे करते हैं तो वो चाबी लेके आता है और उस लॉक को खोल देता है। और जब पुलिस वाले उस डीप फ्रीजर के ढक्कन को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें लगभग 50 से ज़्यादा पॉलीथीन्स रखी हुई होती हैं। 50 से ज़्यादा पॉलीथीन्स, छोटी छोटी, वही जो सब्जियों वाली होती हैं, वही रखी होती हैं। अब पुलिस वाले भी चौंकते हैं कि भाई घर में काली काली पॉलीथीन, लगभग 50 पॉलीथीन डीप फ्रीजर में, फ्रीजर एकदम हाई कूलिंग पे, ऊपर से ताला, और इतने इतने दिन से वो रखी हुई होती हैं कि पॉलीथीन से एक दूसरे से एकदम चिपक जाती हैं, जम जाती हैं, चारों तरफ एकदम बर्फ ही बर्फ। अब पुलिस वाले काफ़ी मशक्कत करके उनमें से एक पॉलीथीन को निकालते हैं, और पॉलीथीन चूंकि चिपक चुकी थी, चारों तरफ बर्फ होती है, तो कैसे कैसे करके बर्फ को हटाया जाता है और पॉलीथीन को खोला जाता है। जब पुलिस वाले पॉलीथीन को खोलते हैं तो उसमें उन्हें एक मांस का टुकड़ा मिलता है, जिसका वजन वही लगभग 1 से 1.5 किलो था। मांस का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद कोई चिकन या मटन है और शायद इन्होंने खाने के लिए डीप फ्रीजर में डाल के रखा हो। पुलिस वाले अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। अब फिर दूसरी पॉलीथीन निकाली जाती है, उसमें ही वैसे ही मांस का टुकड़ा। उन्हें फिर लगता है कि शायद ये कुछ होगा जिसकी वजह से रखे होंगे। फिर तीसरी पॉलीथीन निकालते हैं, उसमें भी वैसे ही। लेकिन जब वो चौथी पॉलीथीन निकालते हैं तो उसमें मांस के टुकड़े के साथ उन्हें एक फिंगर नजर आती है, इंसानी फिंगर। अब जो पुलिस वाले जिस पॉलीथीन को बहुत इजीली निकाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एकदम नॉर्मली चेक कर रहे थे, अब उनके हाथ उस पॉलीथीन को छूते हुए कांपने लगते हैं, क्योंकि उस पॉलीथीन में मांस के टुकड़े और इंसान की जो उंगलियां थी, एक महिला की उंगलियां दिखती है उन्हें। अब पुलिस वालों के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि एक फ्रीजर के अंदर इंसानी उंगलियां, इसका मतलब ये जो भी मांस है ये इंसान के ही है। अब पुलिस वाले एक तरह से घबरा जाते हैं, और राजेश को भी लगता है कि अब तो मेरा भांडा फूट चुका है। थोड़ा सा भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले तुरंत दौड़ा के उसको पकड़ते हैं। और आमतौर पे जो ऐसे क्रिमिनल होते हैं, जो इंसिडेंटली उनसे कोई मर्डर होता है या फिर ऐसे कोई काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर टाइप के होते नहीं हैं। वो उन्हें बहुत ज़्यादा पूछताछ या फिर बहुत कड़ी पूछताछ उनसे करनी नहीं पड़ती है, 1-2 थप्पड़ में ही या फिर थोड़ी सी जोर जबरदस्ती पे ही वो बता देते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो इधर पुलिस वाले सारे पॉलीथीन्स को निकालते हैं तो देखते हैं कि एक इंसानी लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काट के डीप फ्रीजर में रखा गया है। और फिर राजेश को गिरफ्तार करके राजेश को थाने ले जाके इससे पूछताछ की जाती है कि क्या है, पूरी घटना की जानकारी दो। और इधर फिर इसका भाई भी पहचान कर लेता है, जो प्रधान था, कि हाँ ये मेरी बहन अनुपमा ही है। अब राजेश से जब पूछताछ की जाती है तो राजेश ने जो कुछ बताया मैं उसी के शब्दों में आपके सामने रखता हूँ। राजेश ने कहा कि मेरी और अनुपमा की लव मैरिज शादी हुई थी, और हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, सब कुछ बहुत सही था, ना कोई लड़ाई होती थी ना कोई झगड़ा होता था। लेकिन जब मैं अमेरिका से लौट के आया, राजेश कहता है कि जब मैं अमेरिका से लौट के आया और फिर जॉब के सिलसिले में मैं कोलकाता गया, तो वहाँ एक पड़ोस की महिला, जहाँ मैं रहता था वहाँ एक पड़ोस में एक महिला रहती थी। चूँकि मैं अकेले गया था और मैं अकेले ही रहता था, तो एक अकेलापन मेरे ऊपर हावी हो गया और उस महिला से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, और दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गई और उस महिला से मेरी शादी हो गई। वो महिला चूँकि पहले से भी शादीशुदा थी, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन जब इस बात का पता जब इस बात का पता अनुपमा को चला, तो अनुपमा और मेरे बीच काफ़ी झगड़ा होने लगा, और फिर अनुपमा मुझे छोड़ के जाने लगी। तो फिर चूँकि अनुपमा से मेरा पहला प्यार था, तो फिर मैंने उस महिला को छोड़ा और फिर अनुपमा के साथ दिल्ली आके रहने लगा।
और फिर मैंने अनुपमा से कहा कि चूंकि वो महिला मेरा एड्रेस जानती है और हो सकता है कल को वो भी घर आए और फिर कुछ इस तरह की बवाल को पैदा करे, मतलब शोरगुल हो या फिर पुलिस कंप्लेन हो, क्या हो, चूंकि मैंने उससे शादी की, तुमसे भी शादी की, इसलिए हम एक नए शहर चलते हैं और वहाँ पे अब सुखी सुखी रहेंगे, अपना एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। तो ये दोनों देहरादून आ जाते हैं और देहरादून आने के बाद फिर चूंकि अब अनुपमा को भी बात लग गई थी कि मेरा पति मुझे धोखा दे के शादी किया, तो इन दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा जब भी होता अनुपमा उसी बात को लेकर टॉन्ट करती कि तुमने ऐसा किया था, तुमने मुझे चीट किया था। आमतौर पे जो महिलाएं करती हैं, और स्वाभाविक बात है, जो भी होगा वो भी यही करेगा, तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया। तो जब भी झगड़ा होता तो अनुपमा वही ताना मारती और इसे बर्दाश्त नहीं होता कि जो था मेरा पास था, तुम क्यों कहती हो। अब देखते देखते इन दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा। अनुपमा और राजेश में, जो एक समय में एक दूसरे से प्यार करते थे, लव मैरिज शादी होती है, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और जब डेली झगड़ा होने लगता है तो एक दो बार राजेश ने हाथ भी उठा दिया, और चूंकि अनुपमा पढ़ी लिखी औरत थी, महिला थी, तो इसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर देती है, बात कोर्ट में जाती है और कोर्ट ये आदेश देती है राजेश को, ठीक है आप दोनों। अच्छा, जब कोर्ट पूछती है कि क्या अनुपमा आप तलाक चाहती हैं, इनसे अलग रहना चाहती हैं, तो अनुपमा इस पर भी मना कर देती है कि नहीं, मुझे अलग नहीं रहना, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और हमारे दो बच्चे भी हैं, तो मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ या फिर बच्चे अकेले कहाँ लेके जाऊँ। तो कोर्ट आदेश देती है कि ठीक है आप लोग एक ही छत के नीचे रहिए, लेकिन राजेश आपको महीने के 20,000 रुपये जो है वो आपको देंगे, आपका खर्चा चलाने के लिए, आपका गुजारा करने के लिए। राजेश को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता, राजेश भी कहता है ठीक है, जो कुछ है अनुपमा का ही तो है। तो राजेश हर महीने 20,000 देने लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे अनुपमा की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगती है, कहती है 20,000 में क्या हो गया, मुझे और चाहिए, 30,000 चाहिए, 40,000, और बढ़ते बढ़ते 50,000 तक वो आ जाती है। और इसी बात को लेकर वो रोज झगड़ा होता है इन दोनों में कि मुझे और पैसे चाहिए। ये सब राजेश बता रहा है पुलिस को, तो और झगड़ा होने लगता है। तो एक दिन झगड़ा होते होते और बढ़ जाता है और इन दोनों में हाथापाई होती है। राजेश जो पुलिस को बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है अनुपमा को धक्का देता हूँ और उसका जो सर है वो जाके बेड से टकरा जाता है। अनुपमा गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब मुझे लगता है, यानी कि राजेश को लगता है कि अनुपमा बेहोश हो गई है या फिर शायद मर गई है। राजेश को यही लगता है कि अनुपमा मर गई है। अब उसे फिर एक तरह से डर लगता है कि अब तो मेरे हाथ से मर्डर हो गया। लेकिन जब वो पास जाके देखता है तो अनुपमा की सांसें चल रही होती हैं। अब राजेश के दिमाग में आता है कि अभी इसको मैंने धक्का दिया है, इस चूंकि एक सीरियस इंजरी भी हो गई है, सर पे चोट लग गई है, तो अब ये फिर पुलिस के पास जाएगी, सब कुछ फिर से होगा, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर हो सकता है इस बार मुझे सजा भी हो जाए। तो इस मामले को छुपाने के लिए राजेश ने पास में एक तकिया से कॉटन निकाला और अनुपमा के मुंह पे रख के उसके मुंह को दबाने लगा, और मुंह को तब तक दबाया जब तक अनुपमा की सांसें टूट नहीं गई। इधर अनुपमा मर जाती है। अब मरने के बाद फिर राजेश के दिमाग में आता है कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, मेरे हाथ से खून हो गया, अब बच्चे आएंगे या फिर जो भी होगा पूछेंगे कि मम्मी कहाँ है। अब वो फिर लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब तो सबसे पहले राजेश जाके अनुपमा की लाश को बाथरूम में छुपा देता है, क्योंकि ये शुक्रवार का दिन था, बच्चे भी घर पे ही थे। अब आमतौर पे उस समय शनिवार और रविवार को स्कूल में छुट्टी हुआ करती थी। अब ये अपने बच्चों की स्कूल में जाने का वेट करने लगा और इधर लाश को 2 दिन बाथरूम में छुपाए रखा। और उसके बाद लाश को छुपाने के बाद सब कुछ नॉर्मल बिहेव करने लगा, खाना बनाता खाता, बच्चे पूछते माँ कहाँ है, तो बताता कि माँ जो है कहीं गुस्से में चली गई हैं, आ जाएंगी, तुम लोग परेशान न रहो। और उन बच्चों को बाथरूम में जाने नहीं देता और बाहर ही नहलाता, सब कुछ करता, बाथरूम में लॉक रखता, लेकिन खुद उस बाथरूम में नहाता। अब ऐसा होते होते 2 दिन बीत जाते हैं। उसे समझ नहीं आता क्या करें, क्या करें। इधर उसे डर था कि कहीं लाश भी ऐसे में फेंकने जाऊं और पड़ोसी देख ले, चूंकि उसका जो घर था आसपास पड़ोसी रहते थे, कहीं मैं अनुपमा की लाश को लेके निकलूं, पड़ोसी देख लें, या फिर मैं किसी तरह पकड़ा जाऊं। फिर इन्हीं सब उधेड़ बुन में वो सोचता है कि क्या करूं, कैसे लाश को ठिकाने लगाऊं, कैसे क्या करूं। ऐसे सोचते विचारते लगभग 3 दिन बीत जाते हैं। इधर लाश थोड़ी सी डिकम्पोज होने लगती है। अब उसे सबसे पहले उसे एक आइडिया आता है कि ठिकाने लगाने से पहले मैं कुछ ऐसा कर दूं जो लाश जो है डिकम्पोज ना हो। तो एक शॉप में जाता है और एक डीप फ्रीजर खरीद के लाता है और अनुपमा की लाश को उसमें रख देता है।
और चूंकि उसे पता था कि मैं डीप फ्रीजर लेके आऊंगा तो कोई भी शक नहीं करेगा कि डीप फ्रीजर लाया, शायद कोई काम हो, तो अनुपमा की लाश को उसमें रख देता है। और फिर उसके बाद वो अलग अलग शॉप से, हालांकि उसे एक ही शॉप से सारी चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन उसने दिमाग लगाया कि हो सकता है मैं पकड़ा ना जाऊं। उसने आरी, स्टोन कटर और पॉलीथीन्स, छोटी छोटी जो आमतौर पे सब्जियों वाली पॉलीथीन होती हैं, लगभग सैकड़ों पॉलीथीन खरीदी। एक शॉप से आरी खरीदी और एक अलग शॉप से स्टोन कटर खरीदा। ये ले आके वो रख दिया और बच्चों की स्कूल जाने का वेट करने लगा। फिर सोमवार का दिन होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब वो लाश को बाथरूम, डीप फ्रीजर से निकाल के फिर से बाथरूम में लेके आता है और पहली बार उसने उस आरी और कटर की मदद से अनुपमा के दोनों पैर काटे, उस लाश के दोनों पैर काटे। चूंकि ये सब काम वो पहली बार कर रहा था तो थोड़ा सा हाथ भी उसका कांप रहा था, और दोनों पैर और एक हाथ काटता है। और दोनों पैर और हाथ काटने में ही उसका लगभग पूरा समय निकल जाता है और उसे लगता है कि अब तो बच्चों के आने का टाइम हो गया। तो फिर दोनों हाथ और पैर को वो एक पॉलीथीन में करके उसी फ्रीजर में डाल देता है और बाकी जो अनुपमा की बची लाश थी उसे भी वो फ्रीजर में डाल देता है और खून के धब्बे वगैरह साफ कर देता है और फिर बच्चों के साथ नॉर्मली रहने लगता है। अगले दिन फिर वही ऐसे ही करता है। तो लगभग उसने हफ्ते भर में अनुपमा की पूरी बॉडी को 72 से ज्यादा टुकड़ों में काट डाला। अपनी वाइफ को, जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करता है, उसे 72 से ज्यादा टुकड़ों में काट के पॉलीथीन में पैक करके उसे फ्रीजर में रख देता है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं जो सैटरडे और संडे है, इन दिनों बच्चों को घुमाने लेके बाहर जाऊंगा, देहरादून से मनाली की तरफ। और छोटे छोटे पॉलीथीन में जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े पैक किए हैं, एक एक दो दो करके लेके जाऊंगा और उसी पहाड़ियों में से एक ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां कोई इंसान आता जाता ना हो और जानवर खा जाएंगे। तो पहले हफ्ते में ये पूरी लाश को काटता है और हर हफ्ते के सैटरडे और संडे को ये लाश को, ये टुकड़ों को फेंकना चालू करता है। तो एक महीने में लगभग 4 हफ्ते होते हैं, तो हफ्ते में 2 दिन ऐसा काम करता है, तो 8 दिन ये हफ्ते में लाश फेंकता है। तो 16 टुकड़े ये हर महीने फेंकता है और ये 56 दिनों में लगभग मान के चलिए इसने आधी से ज्यादा लाश के टुकड़ों को फेंक दिया था और आगे भी वैसे ही फेंकता और लाश को ठिकाने लगा देता। ये राजेश का प्लान था। अब इतनी जब बयान सुनने के बाद, राजेश का जो बयान था, इतना सुनने के बाद पुलिस वालों के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि कोई इंसान की अपनी पत्नी जिससे इतना प्यार करता है उसके साथ ऐसी, मतलब मर्डर तो नॉर्मल था, लेकिन मर्डर के बाद जो लाश को ठिकाने का तरीका था। बीच में आपने एक तंदूर कांड भी सुना होगा, उसमें भी लाश को ठिकाने के लिए वो तंदूर में डाल के जलाने की कोशिश करता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो पुलिस वाले, अब चूंकि देहरादून एक बहुत शांत जगह है, वहां पे कोई क्राइम वगैरह ऐसे होते नहीं है कि कोई ऐसे भीषण अपराध हुए हों कि पुलिस का भी उनसे पाला पड़ता हो। तो एक ऐसी शांत जगह में इतना विभत्स क्राइम और लाश को इस तरह से ठिकाने लगाना, उस समय के शहर के लोगों, यहाँ तक कि जो शहर को छोड़िए, जो पूरे देश के लोग थे, उसमें एक चर्चा का विषय था और एक तरह से एक सिरसिरापन पैदा हो जाता था जब कोई इस खबर के बारे में सुनता था। फिर पुलिस इस बात को रिकॉर्ड करती है और ऑन द कैमरा ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ऑन द कैमरा रिकॉर्डेड हैं। ये आप गूगल करके यूट्यूब पे कहीं भी सुन सकते हैं। तो जाता है पुलिस वाले इस मामले को पूरा रिकॉर्ड करते हैं और लेके जाते हैं कोर्ट। अब कोर्ट में 2010 से 2018 तक इस मामले की सुनवाई होती है और अंत में सुनवाई होने के बाद जो कोर्ट है वो चूंकि चेक करती है, तो एक अच्छा खासी परिवार का लड़का, ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था नहीं, हालांकि इसने लाश के साथ बहुत ही विभत्स कार्य किया, लेकिन चूंकि जान जाने के बाद किया तो उसमें ऐसा कोई सी आता नहीं है, रेयरस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में आता नहीं है। तो लोअर कोर्ट ने उम्र कैद, राजेश गुलाटी जो है उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब इस समय राजेश गुलाटी जेल में बंद है और ये मामला भी हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोअर कोर्ट ने ही अपना फैसला देने में 8 साल लगा दिया। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। तो कहानी खत्म करूं उससे पहले दीपक जी हैं लखनऊ से, आज उनका जन्मदिन है। तो दीपक जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और खुशियों के मार्ग पे आपके कदम हों। और इस बर्थडे की पेशकश की थी इनकी जो गर्लफ्रेंड हैं अंशिका सिंह,
ये भी लखनऊ से। इन्होंने कहा था मुझे मैसेज करके कि अगर आप दीपक को वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे विश करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बिल्कुल आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो दीपक जी, एक बार फिर से हमारी जो फैमिली है उसकी तरफ से आपको जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। और अगर आपको भी किसी का ऐसा जन्मदिन विश करवाना हो या फिर कुछ ऐसे आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल, या फिर कोई कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें बताइए। हम उस पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे, आपकी सजेशंस पे आप कार्य करेंगे और हर संभव चीज़ें जो आपके पास हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद।